आज की कहानी शुरू होती है 1978 के दौर की, जब एक व्यक्ति 2 से 3 घंटे यमराज से मिलकर आया और उसके बाद उसका जीवन पूरा बदल जाता है। वो जीवन में हर वैसा काम छोड़ देता है, कोई भी बुरा, कुछ भी झूठ बोलना, किसी के बारे में गलत बोलना, गलत सुनना, सब कुछ छोड़ देता है और गरीब लोगों की मदद करना शुरू करता है, बेसहारा लोगों को सहारा देना शुरू करता है। नमस्कार, मैं महक चौधरी आज आपके सामने उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले के गांव रामपुर की ये सच्ची कहानी मैं आपके सामने लेकर आई हूँ। इस कहानी में क्या होता है, जिसका नाम होता है नत्थी, पिता का नाम होता है कन्ना और वो पढ़ने में बेहद ही होशियार होता है। तो उसका पिता कन्ना उसे इतना पढ़ाता है कि वो पढ़ लिख कर एक प्रिंसिपल बन जाता है और उसकी जो नौकरी लगती है वो मथुरा के ही एक स्कूल में लगती है। और अब गांव को छोड़कर, रामपुर गांव को छोड़कर वो मथुरा में आकर अपनी पत्नी और अपने 2 बच्चों के साथ रहने लगता है। उसका पिता और उसकी माँ गांव में ही रहा करती और वो शहर में अपनी अच्छी खासी नौकरी किया करता, अपने बच्चों को अच्छी परवरिश व अच्छी पढ़ाई लिखाई करवाता। धीरे धीरे समय निकल रहा था। अब एक दिन नत्थी है उसे बुखार हो जाता है और बुखार ही बुखार में उसकी तबीयत दिन ब दिन खराब होती जाती है। लगातार तबीयत खराब रहने की वजह से अब उसने स्कूल से भी लीव ले ली थी और लीव लेने के बाद अब वो घर पर आराम कर रहा था। लगातार आराम करता है। जो उस समय के वैद्य से जो दवाइयां ली जाती थी वो दवाई लिया करता, लेकिन उसे कभी भी आराम नहीं मिल पा रहा था। धीरे धीरे वक्त निकलता है और दिन ब दिन वो बहुत ज्यादा कमजोर होता जा रहा था। एक दिन उसका एक दोस्त मथुरा में जो घूमने के लिए आया था और जो कि एक सरकारी डॉक्टर था, उसकी ड्यूटी तो और जगह लगी थी लेकिन वो मथुरा में घूमने के लिए आया था। तभी वो अपने दोस्त नत्थी से मिलता है और नत्थी से मिलता है तो देखता है कि नत्थी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। वो कहता है, तुम तो बहुत ठीक ठाक रहा करते थे, ये तुम्हें क्या हो रहा है? तभी वो बताता है, पता नहीं, मुझे बुखार हुआ है और बुखार ही बुखार में मुझे बहुत कमजोरी आ गई है। तुम बताओ, तुम कैसे हो? तो वो बताता है कि मैं तो बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तभी नत्थी कहता है कि अगर तुम्हारे पास कोई ऐसी दवाई हो कि मुझे आराम मिल जाए, तो कोई दवाई मेरे लिए ऐसी बता दो जिससे मैं ठीक हो जाऊं। तभी उसका दोस्त उसके लिए कुछ दवाइयां लिखता है और दवाइयां लिखने के बाद उसे पर्ची देता है कि ये दवाइयां किसी भी स्टोर से मंगवा लेना। तभी उसकी पत्नी अपने पति के दोस्त डॉक्टर के लिए चाय पानी का इंतजाम करती है और उसके लिए चाय लेकर आती है। वो चाय पीता है। पीते पीते वो दोनों दोस्त कुछ बातें करते हैं और बातें करने के बाद वो लिखी हुई पर्ची वो डॉक्टर उसकी पत्नी को देता है और कहता है कि भाभी जी, किसी भी स्टोर पर आप चले जाना, उसी स्टोर पर आपको ये दवाइयां मिल जाएंगी और उन दवाइयों से नत्थी को जरूर आराम मिल जाएगा। इन शब्दों के साथ डॉक्टर वहां से चला जाता है और वहां से जाने के बाद वो बस थोड़ी ही दूरी पर निकला होगा, तभी जो नत्थी है उसे बहुत ज्यादा पसीने आते हैं और बहुत ज्यादा घबराहट महसूस होती है और उसकी पत्नी उसी के पास थी। और जैसे ही उसे घबराहट महसूस होती है, उसकी पत्नी उसके लिए पानी लेकर आती है और उसे पानी पिलाने की कोशिश करती है। इतने में ही नत्थी बिल्कुल बेहोश हो जाता है। जैसे ही वो बेहोश होता है तो पत्नी सोचती है, अभी तो वो डॉक्टर साहब ज्यादा दूर नहीं गए होंगे, उन्हीं को बुलाकर लाती हूँ। और वो अपने पति को छोड़कर डॉक्टर के पीछे भागती है। थोड़ी ही दूरी पर वो नत्थी का दोस्त डॉक्टर उसे मिल जाता है और उसे जल्दी जल्दी वो बुलाकर लाती है। कहती है कि देखो भाई साहब, तुम्हारे दोस्त को पता नहीं क्या हुआ, इन्हें बहुत जोर से पसीने आए और ये घबराने लगे और उसके बाद ये बेहोशी की हालत में चले गए हैं। डॉक्टर आता है, उसे चेक करता है और उसे देखकर डॉक्टर भी घबरा जाता है, क्योंकि आज जो पेशेंट था वो डॉक्टर का दोस्त था, ना कि कोई नॉर्मल पेशेंट। और वो सोचने लगता है कि ये तो अब इस दुनिया से चुके हैं, मैं भाभी जी को कैसे बताऊं कि अभी ये दुनिया में नहीं रहे हैं। इस बात को सोचकर वो बहुत परेशान होता है, लेकिन बताना तो जरूरी था। तभी वो बताता है कि भाभी जी, अब नत्थी नहीं रहा है। जैसे ही भाभी जी ये बात सुनती है तो वो विलाप कर करके रोने लगती है और अपने पति को यही कहती है कि क्या हुआ, जगो, आंखें खोलो, तुम मुझे ऐसे छोड़कर नहीं जा सकते। जैसे ही वो ऐसे विलाप कर रही थी तो डॉक्टर की भी आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन वो बार बार अपना जो उनका इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे वो चेक करते हैं, उसकी सांस है, उसकी नाड़ी
चेक करता है, लेकिन उसमें कोई भी सांस नहीं थी। और डॉक्टर अब उसे खाट से उतारकर उसे जमीन पर लेटा देता है और उसकी पत्नी उसके सिरहाने बैठकर और जोर जोर से रोने लगती है। जैसे ही घर में रोना शुरू होता है तो इधर उधर से लोग भी आते हैं, और जिस घर में वो किराए पर रहते थे उस घर का मकान मालिक व उसका बेटा भी आता है। वो सभी देखकर सभी की आंखें नम हो जाती हैं। तभी जो मकान मालिक है वो कहता है कि बेटा, इनके घर जाओ, क्योंकि उनका घर जो था रामपुर गांव मथुरा से दूरी पर था। उसे भेजता है कि इनके घर पर बता दो कि इसके साथ ऐसे ऐसे हुआ है। वो बेटा उसी समय वहां से निकल जाता है उसके घर पर बताने के लिए। और यहाँ पर वो सभी, जो डॉक्टर था और जो पड़ोसी आए थे और जो मकान मालिक था, वो सभी उसके लिए इंतजाम करने लगते हैं कि कैसे इसे रामपुर ले जाया जाए। उसके दोनों बच्चे थे वो भी रो रहे थे और उसकी पत्नी भी बहुत जोर जोर से रो रही थी। इसी सिलसिले में करीबन 2 से 3 घंटे निकल जाते हैं और उसके लिए ले जाने के लिए इंतजाम कर लिया जाता है। जैसे ही उसे उठाने की कोशिश की जाती है, तभी एकदम से जो नत्थी है वो गरम गरम सा महसूस होता है। उसकी पत्नी, क्योंकि उसके सिराने पर बैठी थी, बार बार उसे पकड़ पकड़ कर रो रही थी, बार बार उसे झंझोल रही थी, उठो, तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम मुझे इतनी जल्दी छोड़कर नहीं जा सकते। जैसे ही उसे वो गरम महसूस होता है वो तुरंत डॉक्टर को कहती है कि डॉक्टर साहब जरा देखना, ये मुझे बहुत गरम दिखाई दे रहे हैं। तभी डॉक्टर उन्हें देखता है और डॉक्टर उन्हें चेक ही कर रहा था, तभी उसे खांसी सी उठती है और नत्थी उठकर बैठा हो जाता है और कहता है, मुझे तो बहुत तेज पीठ में दर्द हो रहा है, मेरी कमर में चोट लगी है। डॉक्टर कहते हैं, यार नत्थी, तुम्हारे साथ क्या हुआ था? मैंने तो प्रॉपर जांच कर ली थी, सारी बहुत अच्छी तरीके से जांच की थी, लेकिन तुम में तो सांस ही बाकी नहीं थी। तुम ऐसे कैसे जग सकते हो? मुझे बहुत खुशी भी हो रही है कि मेरा दोस्त इस दुनिया में है, लेकिन मुझे बहुत अचंभा भी हो रहा है कि तुम्हारे साथ ऐसा कैसे हुआ कि मेरे इतने बड़े जीवन में, मेरा इतना बड़ा करियर है, मैंने आज तक ऐसा पेशेंट एक भी नहीं देखा है जैसे कि तुम हो। तो नत्थी कहता है कि मानो या ना मानो भाई, मेरे साथ तो कुछ बहुत अलग ही हुआ है, अब तुम्हें बताऊं तो मैं कैसे बताऊं। तभी डॉक्टर कहता है कि बताओ, मुझे भी सुनना है, क्या हुआ है तुम्हारे साथ। तो नत्थी बताता है कि जब तुम घर से चले गए थे तो मेरी पत्नी मेरे पास थी और मेरा एकदम से जी घबराया, और जी घबराने के बाद मुझे पता ही नहीं चला मैं कब कब मैं बिस्तर पर लेट गया। और तभी 2 लोग आते हैं जिनके हाथों में भाले थे और वो मुझसे कहते हैं कि चलो हमारे साथ चलो। और मैं उनसे मना करता हूँ, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरी पत्नी है, हम लोग यहाँ पर किराए पर रहते हैं, मैं तुम्हारे साथ कैसे चल सकता हूँ। लेकिन वो मुझे पकड़ कर ले जाते हैं और मैं उनके साथ चल देता हूँ। धीरे धीरे मैं उनके साथ चलता हूँ तो ऐसा रास्ता आता है, बहुत बड़ा मैदान होता है, पथरीली जगह होती है, बहुत बड़े बड़े पहाड़ आते हैं, और चलते चलते अब एक ऐसी गली आ जाती है जो बहुत ही छोटी होती है, जिसमें से एक ही इंसान निकल सकता था। धीरे हम उस जगह से निकलते हैं और जब हम जाकर देखते हैं तो क्या देखते हैं, बहुत से लोगों की एक लंबी लाइन लगी हुई है और लंबी लाइन के आगे एक व्यक्ति बैठा हुआ है एक बड़े से सिंहासन पर, जिसके सर पर बहुत बड़ा सा मुकुट है। और जो एक महिला लाइन में आगे लगी हुई थी, उस महिला को बुलाता है और उससे उसका नाम पूछा जाता है और कहा जाता है कि तुमने अपने पति को अपने प्रेमी से क्यों मरवाया। तभी वो महिला कहती है कि नहीं साहब, मैंने अपने पति को किसी से भी नहीं मरवाया है। तभी वो जो बैठे हुए थे वो यमराज थे, वो कहते हैं कि तुमने अपने पति को नहीं मरवाया, तुम यहाँ भी झूठ बोल रही हो, यहाँ पर तुम्हारा झूठ नहीं चलेगा। तभी उसके जो प्रेमी था उसको बुलाया जाता है, प्रेमी भी वहां पर होता है और उससे कहा जाता है कि तुम बताओ, तुमने इसके पति को क्यों मारा। तो वो बताता है कि हम दोनों प्रेम करते थे और प्रेम जब करते थे तो बीच में इसका पति रोड़ा आ रहा था, बीच में इसका पति बार बार इस पर शक करता था, बार बार डांट लगाता था और हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं था कोई हमारे बीच में आए। और इसी वजह से ये कहती है कि मेरे पति को बीच में से हटा दो। तभी मैं प्लान बनाता हूँ और प्लान के अकॉर्डिंग एक बारूद भरता हूँ अपनी बंदूक में, और जैसे ही ये मुझे बताती है कि मेरा पति उस वक्त उस सुनसान जगह से निकलता है तो उसी समय मैं उस जगह पर पहुंचता हूँ
और उसकी पीठ पर देता हूँ, और उसी समय वो वहीं पर धड़ाम से जमीन पर गिरता है और वो इस दुनिया में नहीं रहता है। जैसे ही धर्मराज के सामने, उस महिला के सामने उस प्रेमी ने ये सारी बात बताई, अब महिला चुप हो जाती है। तभी धर्मराज कहते हैं कि इस महिला को लेकर 14 नंबर में जाओ। इस बात को मैं देख रहा था, तभी मैं सहम जाता हूँ, बहुत डर जाता हूँ, और मुझे ऐसा लगता है कि ये यहाँ पर हो ही क्या रहा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। ये तो समझ में आ रहा था कि सबका लेखा जोखा इनके पास है, क्योंकि वहां पर एक बहुत बड़ी सी किताब रखी हुई थी और उसी में से पढ़कर वो नंबर बोलते थे। उसके बाद वो लाइन में से व्यक्ति आगे आता था। अब एक दूसरा व्यक्ति बुलाया जाता है। उस दूसरे व्यक्ति से कहा जाता है कि तुमने किसी व्यक्ति के 1200 रुपए लिए और तुमने वो अब तक नहीं लौटाए हैं। तो वो कहता है कि मालिक, मैं तो उसके रुपए लौटा देता, लेकिन गरीबी के कारण मैं उसके पैसे नहीं दे पाया। ये मेरी गलती है, मुझे इसकी माफी दी जाए, और जो भी आप सजा दोगे मैं उसे भुगतने के लिए तैयार हूँ। मेरे पास तो और भी कई लोगों के पैसे रह गए थे, वो भी मैं नहीं लौटा पाया। तभी धर्मराज कहते हैं कि कोई बात नहीं, तुम्हें इन चीजों की सजा तो नहीं दी जा सकती, क्योंकि तुमने पैसे मांग कर लिए और मजबूरी के कारण तुम वापस नहीं दे पाए, लेकिन तुम्हें अब उनका पैसा वापस करना पड़ेगा। और तुम्हें अब जो भी तुमने जिसके पैसे लिए हैं, उनके वहां पर जाकर एक बैल बनना पड़ेगा, और बैल बनकर तुम उनके खेतों में कमाओगे। और 1200 रुपए का काम करने के बाद, जब उस समय 1200 रुपए बहुत हुआ करते थे, तो 1200 रुपए के 12,000 रुपए कमा दोगे। उसके बाद वो तुम्हें बेच देंगे और फिर तुम उस व्यक्ति के पास पहुंचोगे जिस व्यक्ति के तुमने 500 रुपए लिए, और फिर उसका दोगे। और ऐसे ही कमा कमा कर जब सबका ऋण उतर जाएगा, तब तुम वापस यहीं पर आओगे। वो व्यक्ति नीचे नजर करके सब कुछ सुनता है और उसे भी वहां से भेज दिया जाता है। जब बार बार ये सारी बातें वो नत्थी सुन रहा था, तो वो जो दो लोग उसको पकड़ कर लाए थे, क्योंकि वो उन सबको सुनने के लिए लाइन में से आगे बढ़कर देख रहा था, सुन रहा था, तभी वो उसे डांटते हैं और कहते हैं कि तुम बार बार लाइन से आगे क्यों चले जाते हो, क्या देख रहे हो, तुम हमें बहुत ज्यादा परेशान कर रहे हो, अब की बार तुम हिले यहाँ से तो तुम्हें बहुत ज्यादा सजा दी जाएगी। वो चुप होकर खड़ा हो जाता है डर की वजह से, और अब अपनी बारी का इंतजार करने लगता है। वहां पर जो धर्मराज जी बैठे हुए थे, वो बहुत जल्दी जल्दी फैसले कर रहे थे, और अब मेरी भी बारी आ जाती है। मेरी बारी आते ही वो मेरा नाम पूछते हैं, तो मैं बताता हूँ मेरा नाम नत्थी है। तभी वो कहते हैं कि इसको तो नहीं लाना था, ये तुम किसको ले आए हो। तभी वो दोनों जो मुझे लेकर गए थे, वो कहते हैं कि हमसे गलती हो गई है। तभी धर्मराज कहते हैं कि इसको वापस वहीं छोड़ कर आओ जहां से तुम लेकर आए थे, जल्दी करो, ऐसा ना हो कभी ज्यादा देर हो जाए। तो वो उसको वापस लाने लगते हैं। तभी वो उसी पतली सी जगह पर पहुंचने वाले होते हैं। तभी नत्थी कहता है मुझसे, मुझे एक आखिरी बात क्या हो। तो वो कहते हैं तुम मुझे बहुत परेशान कर रहे हो, लेकिन हमसे भी गलती हुई है, बताओ क्या पूछना है तुम्हें। तो वो पूछता है कि मुझे वो 14 नंबर जगह देखनी है जहां पर उस महिला को ले जाया गया है। तो वो बताते हैं कि ठीक है, हम तुम्हें दिखाकर लाते हैं। तो उसको 14 नंबर में ले जाया जाता है। तो वो देखता है कि उस महिला को एक बड़े से लक्कड़ से बांधा हुआ है और उसके नीचे आग जलाई हुई है, जिसमें वो जल रही है और जोर जोर से चीख रही है। जैसे ही उसे नत्थी देखता है तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, और इसके बाद वो दोनों उसे लेकर वापस आने लगते हैं। और थोड़ी ही दूरी पर आने के बाद उसे जोर से धक्का दिया जाता है, और उसके बाद जैसे ही वो आंखें खोलता है तो उसकी कमर में बहुत ज्यादा दर्द था, और वो कहने लगता है कि मेरी पीठ में दर्द है, और वाकई में उसकी कमर पर चोट भी लगी हुई थी। ये सारी बातें जब डॉक्टर सुनता है तो वो कहता है कि मुझे विश्वास तो नहीं होता। तभी नत्थी कहता है कि मैंने भी काफी पढ़ाई लिखाई की है, मैं भी इन बातों पर विश्वास नहीं करता, लेकिन आज मेरे साथ ऐसा हुआ है और इसी वजह से मैं ये बता रहा हूँ, इसी वजह से मैं कह रहा था कि पता नहीं कोई मेरी बात पर विश्वास करेगा या नहीं करेगा। अब इस सब को बताने में उसे काफी समय बीत गया था, रात हो चुकी थी, और रात के करीबन 7-8 का वक्त था, जब जो दूसरा व्यक्ति, जो वो लड़का भेजा था गांव में ये खबर देने के लिए कि आपका बेटा इस दुनिया में नहीं है, वो वापस आता है और वो बताता है कि आज तो बहुत बुरा हुआ है,
तुम्हारे जो पिताजी हैं, जैसे ही मैंने उन्हें ये बात बताई तो वो धड़ाम से जमीन पर गिर गए और वो अकड़ते जाते हैं और उसके बाद उनको दिल का दौरा पड़ने की वजह से उनकी जान चली जाती है। ये बात नत्थी सुनता है तो वो बहुत घबरा जाता है। पहले ही वो बीमार था और अब उसके साथ उसे इतना बड़ा झटका मिला था कि उसके पिता इस दुनिया में नहीं रहे हैं। इस बात को जो मकान मालिक का बेटा है वो भी बताते बताते उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं कि अगर मुझे ऐसा कुछ पता होता तो मैं वहां पर नहीं जाता और ना ही मैं वहां पर ये बात कहता। सभी बहुत परेशान होते हैं। जो भीड़ वहां पर जमा थी वो भी ये बात सोचकर बहुत हैरान थी कि क्या ऐसा भी होता है, लेकिन नत्थी ने जो बात बताई थी वो हर बात को 100% सत्य बता रहा था। कुछ लोग तो समझ जाते हैं, कहते हैं कि ऐसा बहुत बुजुर्गों के साथ हुआ है, पहले भी हमने ऐसी कई बातें सुनी हैं, लेकिन आज पहली बार अपनी आंखों के आगे एक ऐसे व्यक्ति को देखा है। और वहां की भीड़ छटने लगती है, वहां के लोग जाने लगते हैं, सब अपने अपने कामों पर लग जाते हैं, सब अपने घर चले जाते हैं। और अब नत्थी और उसके दोनों बच्चे और उसकी पत्नी अपने पिता के लिए विलाप करने लगते हैं। अब रात काफी हो चुकी थी, वो इंतजार कर रहे थे कि मैं सुबह पहुंचूंगा, मैं सुबह जरूर गांव जाऊंगा। और वो उसी समय अपने गांव जाने का पूरा इंतजाम कर लेता है और अपने कपड़ों को पैक कर लेता है और सुबह बहुत जल्दी ही वो अपने गांव पहुंच जाता है। गांव में जाकर देखता है तो गांव में सन्नाटा छाया हुआ था, क्योंकि सभी इस बात से बहुत परेशान थे, क्योंकि उन्हें अभी तक यही पता था कि इनका बेटा भी मर चुका है और अब ये भी इस दुनिया में नहीं रहे हैं। तो वो परेशान थे कि क्या किया जाए, क्योंकि एक पिता का अंतिम संस्कार उनके बेटे के ही हाथों होता है हिंदू धर्म में। और वहां पर उन्होंने ये सोच लिया था कि अब तो हमें ही इनका अंतिम संस्कार करना पड़ेगा, क्योंकि इनका बेटा भी नहीं रहा इस दुनिया में। वो जैसे ही पहुंचता है, कुछ लोग देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं, वह कुछ लोग दुख मनाते हैं कि इनके परिवार के साथ क्या हुआ। जब बेटे की मौत की खबर सुनी और अब पिता ही इस दुनिया में नहीं है, उसकी माँ भी अपने बेटे को देखकर विलाप करती है। एक तरफ तो उसे अपने बेटे के आने की खुशी थी और एक तरफ अपने पति के जाने का गम था। वो वहां पर जाकर सारी सब चीज को संभालता है और सभी को समझाता है और अपने पिता का अंतिम संस्कार करता है और जोर जोर से रोने लगता है। काश मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ होता, तो आज मेरे पिताजी इस दुनिया में जीवित होते। अब धीरे धीरे वक्त निकलता है और 13 दिन उसके पिता के अंतिम समय के पूरे हो जाते हैं। और अब नत्थी अपनी माँ और अपने बच्चे और अपनी पत्नी को लेकर वहीं वापस मथुरा अपने कमरे पर आ जाता है और वहीं आकर अपनी माँ को बहुत प्यार से वो वहां पर रखता है। और अब वो धीरे धीरे ठीक हो चुका है और ठीक होने के बाद अब अपनी ड्यूटी पर वापस जाने लगा है। लेकिन इस सब हादसे को होने के बाद अब उसने अपने जीवन में बहुत ही सुधार लाया है। वो अपने जीवन में किसी का भी बुरा नहीं करता, बहुत ज्यादा लोगों की मदद करते हैं और कभी भी झूठ नहीं बोलते। ये उन्होंने जीवन में अपने में सुधार लाया। इस सब घटना को होने के बाद ये कहानी थी नत्थी की। आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ये सब कहानियां हम जो लेकर आते हैं ये सत्यता पर आधारित होती हैं। अब कुछ लोग इन कहानियों को देखकर कहते हैं क्यों अंधविश्वास को बढ़ावा दे रहे हो, क्यों इन चीजों को फैला रहे हो, लेकिन ये सच्ची कहानी है जो कि नत्थी ने बताई है। अब झूठ है या सच है ये तो नत्थी पर ही डिपेंड करता है। उसके बाद वो रिटायर हो चुके और उसके बाद वो अभी भी अपने आराम से अपना जीवन बिता रहे हैं। ये कहानी थी नत्थी की। आपको जैसी भी लगी है अपनी राय लोगों के साथ शेयर करिएगा। ऐसी ही सच्ची घटनाएं जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। बहुत जल्द फिर से आते हैं ऐसी ही किसी सच्ची स्टोरी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।